वेलकम बैक टू एनिमे नाइट्स एक्सप्लेन्स। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो बचपन से ही पावरलेस होता है, लेकिन एक दिन दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो उसे अपनी पावर देता है और पावर्स मिलने के बाद वो कैसे इस दुनिया को कई सारे विलन से प्रोटेक्ट करता है। तो इस कहानी में अब तक हमने देखा कि इज़ुको को पावर मिलने के बाद वो जापान के नंबर 1 हीरो एकेडमी यूए हाई में एडमिशन लेता है और दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो ऑल माइट यूए हाई में एक टीचर बनकर उसे पावर्स को कंट्रोल करना सिखाता है। इज़ुको का क्लास टीचर इन सभी बच्चों को यूएसजे नाम की एक जगह पर रेस्क्यू मिशन के लिए ले जाता है, लेकिन अचानक वहाँ एक पोर्टल अपीयर होता है जिसके अंदर से काफी सारे विलन बाहर निकलने लगते हैं। तो इस कहानी के पिछले पार्ट्स मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा पिछले पार्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की स्टोरी को। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को लग रहा था कि ये उनका टेस्ट है, लेकिन आइजावा उन्हें बताता है, मेरी बात गौर से सुनो, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये असली विलन्स हैं। यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही हीरोज हैं। यहाँ पर ऑल माइट को भी होना चाहिए था। उनकी बातें सुनकर आइजावा समझ जाता है कि उस दरवाजे को इन्होंने ही तोड़ा था और वो यहाँ सिंबल ऑफ पीस ऑल माइट को मारने आए हैं। लेकिन क्योंकि वो यहाँ नहीं है, वो डिसाइड करते हैं कि वो एक एक करके इन बच्चों को मारते जाएंगे जब तक ऑल माइट यहाँ नहीं आ जाता। उन विलन्स में से किसी एक के क्वर्क की वजह से अलार्म सिस्टम भी एक्टिवेट नहीं हो पा रहा था, यानी यहाँ जो भी हो रहा है उसकी खबर बाहर किसी को नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने जानबूझकर एक आइसोलेटेड जगह को चुना। आइजावा 13 से कहता है कि वो सभी स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ से निकल जाए और वो अकेले ही सभी विलन्स से लड़ने चला जाता है। कई विलन्स को आइजावा के बारे में कुछ नहीं पता था और उन्हें लगा कि वो कोई बेवकूफ है जो अकेला ही लड़ने आ गया, लेकिन आइजावा ने पहले ही उनके क्वर्क्स को इरेज कर दिया था और वो अपनी टेप्स का यूज करके उन्हें आपस में टकरा देता है। ये देखकर एक विलन बाकियों को उसकी पावर्स के बारे में बता देता है, लेकिन ये सुनने के बाद भी कुछ हट्टे कट्टे विलन्स उस पर हमला करने जाते हैं, लेकिन आइजावा उन्हें भी आसानी से हरा देता है। दूसरी तरफ जब सारे स्टूडेंट्स वहाँ से निकल रहे थे, उनके सामने वार्प गेट वाला विलन आ जाता है जिसका नाम कुरोगिरी है। आइजावा उनकी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि वो खुद लड़ाई में उलझा हुआ था। हम लीग ऑफ विलन्स हैं, हम यहाँ पर सिंबल ऑफ पीस को खत्म करने आए हैं। वो कहाँ है? स्पेस हीरो उसके ऊपर हमला करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही बकुगो और किरिशिमा उस पर अटैक कर देते हैं। इस वजह से वहाँ एक जोरदार धमाका हो जाता है और उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे हरा दिया, लेकिन जब धुआं छूटता है तो वो देखते हैं कि कुरोगिरी को कुछ भी नहीं हुआ था। तभी कुरोगिरी सभी को अपनी पावर्स में खींच लेता है। कुछ स्टूडेंट्स बच तो जाते हैं, लेकिन अब वहाँ एक बड़ा सा पोर्टल बन चुका था जिसकी मदद से कुरोगिरी सभी स्टूडेंट्स को अलग कर रहा था। इज़ुको किसी पानी वाली जगह में गिरता है जहाँ एक विलन उसके ऊपर हमला करने आता है, पर एन वक्त पर त्सुयो आकर उसे बचा लेती है और अपनी जीभ में उसे लपेटकर पानी के ऊपर ले जाने लगती है। चारों तरफ एक्टिविटी है और हम देखते हैं कि जिस एरिया में वो सब आए थे वो है शिपरेक जोन। जिसके बाद वो मिनेटा को भी बचाती है और वो उससे कुछ ज्यादा ही चिपका हुआ था, तो वो उसे उठाकर फेंक देती है और खुद भी शिप पर आ जाती है। त्सुयो उसे बताती है कि वो सब कुछ कर सकती है जो कि एक फ्रॉग कर सकता है। तभी वहाँ पर कुछ और विलन्स आ जाते हैं जो कि उनके शिप को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कहीं उन्होंने ऑल माइट को मारने का तरीका तो नहीं ढूंढ लिया? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हमें ऑल माइट को बचाने के लिए इन सब से लड़ना ही होगा। दूसरी तरफ बाकी के स्टूडेंट्स भी अलग अलग जोन्स में बंट चुके हैं और वो भी चारों तरफ से विलन से घिरे हुए हैं, पर किसी तरह वो अभी उनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। वहीं बाहर ऑल माइट ने इतना ज्यादा काम कर दिया था कि अब वो शायद सिर्फ 10 मिनट के लिए ही ऑल माइट की फॉर्म में रह पाएगा, जिसकी वजह से जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होता है उसके मुंह से खून बाहर आने लगता है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है जो उसे एक आर्टिकल दिखाता हुआ कहता है कि उसने 1 घंटे में ही 3 इंसिडेंट्स को सॉल्व कर दिया। वो उसे सलाह देता है कि वो अपनी पावर्स को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता, तो उसे इसे संभल कर यूज करना चाहिए और अपने सक्सेसर को ट्रेन करने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं ऑल माइट अब परेशान होने लगा था क्योंकि यूएसजे से उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। वहीं यूएसजे में कुरोगिरी पर कोई अटैक काम कर ही नहीं रहा था, तो स्पेस हीरो 13 ईडा से कहती है कि वो जल्दी से यहाँ से जाकर स्कूल को सारी इन्फॉर्मेशन दे। तो ईडा वहाँ से जाने लगता है और जब कुरोगिरी उसे रोकने की कोशिश करता है, स्पेस हीरो अपनी पावर्स का यूज करके उसे वहीं पर रोक देती है। वहीं दूसरी तरफ मिनेटा घबराया हुआ था क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो इन सब का सामना कर पाएंगे। वहीं डेकू नोटिस करता है कि उनके पास वही विलन्स हैं जिनका क्वर्क पानी से रिलेटेड है, यानी बाकी जगहों पर भी उस एरिया के अकॉर्डिंग ही विलन्स होंगे, पर उन्होंने त्सुयो को भी यहीं पर भेज दिया है जिसको पानी में एडवांटेज होगा, यानी वो नहीं जानते कि उनके पास कौन कौन से क्वर्क्स हैं।
इसलिए वो सारे विलेंस भी शिप पर नहीं आ रहे हैं। इसके बाद डेकू के पूछने पर वो दोनों एक एक करके बताने लगते हैं कि वो अपने क्वर्क्स से क्या क्या कर सकते हैं। जहाँ त्सुयु के क्वर्क्स तो काफी सिंपल थे, लेकिन मिनेटा बताता है कि वो अपने क्वर्क्स से ऐसे स्टिकी बॉल्स निकाल सकता है और ये कितनी देर तक चिपकते हैं ये उसकी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। वो बहुत सारे स्टिकी बॉल्स निकाल सकता है, लेकिन अगर उसने ज्यादा निकाल दिए तो उसके सिर से खून भी आ सकता है। और एक और चीज, वो अपने बॉल्स पर खुद नहीं चिपकता। उसकी सारी डिटेल्स सुनकर वो दोनों बस चुपचाप उसे देखते हैं। ये देखकर उस बेचारे को लगता है कि वो जैसे इंसल्टेड फील कर रहा है और वो रोने लगता है। वो दोनों उसे शांत करा ही रहे थे, तभी एक विलन उनकी बोट पर हमला करके उसे बीच में से तोड़ देता है। इसके बाद देखो अपनी 2 फिंगर्स का यूज करके पानी में हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक व्हर्लपूल बन जाता है जिसमें सारे विलेंस खींचे जा रहे थे। त्सुयु हवा में कूद जाती है और उसने मिनेटा और डेकू को भी पकड़ लिया था। मिनेटा अपने सिर से लगातार बॉल्स को फेंकता जाता है जो कि व्हर्लपूल में खींचे जा रहे विलेंस से चिपकता जाता है। और जब वो सब के सब एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो वो विलेंस आपस में ही चिपक जाते हैं और वो तीनों बचकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद डेकू सोचता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि आइजावा के सामने बहुत सारे विलेंस हैं और वो अकेले इन सब का सामना नहीं कर सकते। इसलिए डेकू कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे वहाँ पर विलेंस की तादाद थोड़ी कम हो जाए। दूसरी तरफ शोटो इंस्टेंटली सारे विलेंस को जमा देता है। वहीं शोटो नोटिस करता है कि ये विलेंस उतने ज्यादा पावरफुल नहीं हैं, यानी ऑल माइट को मारने के लिए इनके पास जरूर कोई और प्लान है। अगर तुम ज्यादा देर तक ऐसे ही जमे रहे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, और क्योंकि मैं हीरो बनना चाहता हूँ मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो बताओ मुझे, तुम ऑल माइट को कैसे मारने वाले हो? दूसरी तरफ हम डेंकी, मोनो याओयोरोजु और क्योका को देखते हैं, जहाँ डेंकी उन्हें बताता है कि वो अपनी पावर्स का अगर यूज करेगा तो उन्हें भी झटका लग सकता है, क्योंकि वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। तो क्योका उसे लात मारकर विलेंस की तरफ भेज देती है और वो उन्हें बिजली के झटके देने लगता है। तभी कुछ और विलेंस भी उसके ऊपर हमला करने जाते हैं, पर मोनो याओयोरोजु और क्योका मिलकर उनके हमले को खत्म कर देते हैं और डेंकी उन्हें बिजली के झटके देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद क्योका अपने ईयरफोन जैक पावर्स का यूज करके बहुत ज्यादा ऊंची साउंड वेव्स को बाहर निकालती है, जिसकी वजह से सारे विलेंस का सर फटने लगता है। दूसरी तरफ मोनो याओयोरोजु का क्वर्क क्रिएशन है। इसकी मदद से जिसका भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसे पता है वो उस चीज को क्रिएट कर सकती है। वो अपनी क्वर्क का यूज करके एक इंसुलेशन शीट बनाती है और डेंकी की तरफ इशारा करती है, जिसके बाद डेंकी अपने अल्टीमेट मूव का यूज करके वहाँ मौजूद सभी विलेंस को बिजली के झटके देता है, जिससे उन सब की हालत खराब हो जाती है। पर उस शीट को बनाने की वजह से उसके कपड़े फट चुके थे, पर इसके बारे में वो ज्यादा नहीं सोचती, क्योंकि वो अपने क्वर्क से और ज्यादा कपड़े बना सकती है। वहीं डेंकी जब भी अपने अल्टीमेट मूव का यूज करता है उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दूसरी तरफ जब डेकू की टीम आइजावा के पास पहुंचती है, वो देखते हैं कि आइजावा अभी भी उनसे लड़ रहा है। तभी शिगाराकी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। आइजावा अपनी कोहनी से उस पर अटैक करता है, पर वो अपने हाथ से उसे ब्लॉक कर चुका था, और जब एक पल के लिए वो अपनी आंखों को बंद करता है तभी शिगाराकी का क्वर्क एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आइजावा का हाथ डिके होने लगता है। आइजावा शिगाराकी से दूर हो जाता है, लेकिन अब सारे विलेंस उसके ऊपर हमला करने लगे थे और उसका वो वाला हाथ काम नहीं कर रहा था। लेकिन इतना ज्यादा थका होने के बावजूद भी वो विलेंस से लड़ता रहता है। तभी शिगाराकी उसे बताता है कि वो उसका ओपोनेंट नहीं है। तभी आइजावा देखता है कि उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा था जो कि उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ 13 कुरोगिरी को ब्लैक होल में खींच रहा था, लेकिन तभी वो इसके पीछे एक पोर्टल खोल देता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक होल 13 को ही अपने अंदर खींचने लगता है, जिसकी वजह से 13 को अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करना पड़ता है, नहीं तो वो अपने ही ब्लैक होल में मारा जाता। मौका देखकर ईडा फिर से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है, और जब कुरोगिरी उसे रोकने आता है शोजी आकर उसे पकड़ लेता है। पर जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है कुरोगिरी उसके पीछे आकर उसे अपने अंदर खींचने लगता है और उराराका उसे पकड़कर हवा में उछाल देती है। और जब वो फिर से ईडा की तरफ जाने की कोशिश करता है, हांटा अपनी टेप का यूज करके उसे वापस से अपनी तरफ खींच लेता है और रिकिडो टेप को पकड़कर उसे घुमाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। इन सभी स्टूडेंट्स की मदद से ईडा वहाँ से बाहर जाने में कामयाब होता है। आइजावा की हालत देखकर वो तीनों काफी ज्यादा डर चुके थे। इस क्रीचर को इसलिए बनाया गया है ताकि ये सिंबल ऑफ पीस को मार सके। तभी कुरोगिरी उसे बताता है कि एक स्टूडेंट यहाँ से बचकर जा चुका है। शिगाराकी जानता है कि अगर और प्रो हीरोज यहाँ पर आ गए तो वो सब के सब पकड़े जाएंगे, तो वो वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। लेकिन जाने से पहले मैं उसे तड़प देना चाहता हूँ। तभी अचानक से वो त्सुयु को छूने जाता है, पर इन वक्त पर आइजावा अपनी पावर्स का यूज करके उसके कोर को डीएक्टिवेट कर देता है। मौका देखकर डेकू एक स्ट्रॉन्ग पंच से शिगाराकी के ऊपर हमला करता है। वो पंच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर इस बार डेकू ने अपनी पावर्स को कंट्रोल कर लिया था, तो उसके हाथ को कुछ भी नहीं हुआ। पर वो विलन भी सही सलामत खड़ा था। ये देखकर इजुकु समझ जाता है कि वो इसी का यूज करके ऑल माइट को मारना चाहते हैं। वो दोनों के दोनों मरने ही वाले थे। तभी वहाँ पर ऑल माइट आ जाता है। ऑल माइट
एक इंस्टेंट में अपने रास्ते के सभी विलेंस को हरा देता है और इससे पहले कि वो दोनों कुछ कर पाते, वो इजावा के साथ साथ उन तीनों स्टूडेंट्स को भी बचा लेता है। इजुको ऑल माइट को बताता है कि उसके पंच से उस विलेन को कुछ भी नहीं हुआ, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम इजावा को लेकर यहाँ से चले जाओ। पर शिगाराकी ने नोटिस कर लिया था कि ऑल माइट पहले से कमजोर है। वो तीनों इजावा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद ऑल माइट शिगाराकी पर हमला करने जाता है, पर वो मॉन्स्टर जिसे वो नोमो बुला रहे थे वो बीच में आकर उसे बचा लेता है। और जब ऑल माइट उसे पंच करता है, उस हमले से भी उस नोमो का कुछ भी नहीं बिगड़ता, जिसके बाद ऑल माइट लगातार उसके ऊपर हमला करता ही जाता है, लेकिन उसके किसी भी अटैक का नोमो पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी शिगाराकी उसे बताता है कि नोमो के पास शॉक अब्जॉर्प्शन पावर है, तो उसके इतने कमजोर पंचेस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ऑल माइट उसके पीछे जाता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। उसकी फोर्स को देखकर सभी स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि ऑल माइट जीत गया, लेकिन जब सारा धुआं हटता है, हम देखते हैं कि कुरुगिरी ने अपनी पावर्स का यूज करके उसे बचा लिया था और अब वो नोमो अपने हाथों से ऑल माइट की उसी जगह पर दबा रहा है जहां उसका जख्म था। शिगाराकी कहता है कि नोमो लगभग उसके जितना ही ताकतवर है, तो इस तरह के अटैक्स उस पर काम नहीं करने वाले। ऑल माइट उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसके हाथ को हटा ही नहीं पाता, जिसके बाद नोमो उसे पकड़कर कुरुगिरी के पोर्टल के अंदर ले जाने लगता है ताकि वो उसे बंद करके ऑल माइट को बीच में से काट सके। लेकिन इजुको ये सब नहीं देख पाता और वो इजावा को उन दोनों पर छोड़कर ऑल माइट की मदद करने जाने लगता है, लेकिन इन वक्त पर कुरुगिरी उसके सामने आ जाता है। वो उसके अंदर जाने ही वाला था, पर तभी वहाँ पर बकुगो आ जाता है, जो अपने एक्सप्लोजन्स की मदद से कुरुगिरी को वहाँ से हटा देता है, जिसके बाद वहाँ बाकी के स्टूडेंट्स भी आने लगते हैं। शोटो अपनी पावर्स का यूज करके नोमो को जमाने लगता है और किरिशिमा शिगाराकी पर हमला करता है। और अब बकुगो ने कुरुगिरी को नीचे दबा रखा था। अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे शरीर के इतने चीथड़े उड़ा दूंगा कि यहाँ की सफाई में हफ्ते लग जाएंगे। अरे भाई, तू विलन है या हीरो, कैसी बातें कर रहा है? तभी शिगाराकी के कहने पर नोमो अपनी पूरी बॉडी को एक पोर्टल से बाहर निकालता है, पर इसकी वजह से उसका एक हाथ और पैर टूट जाता है जिससे शोटो ने जमाया था। लेकिन उसकी रीजनरेशन एबिलिटीज इतनी ज्यादा अच्छी थी कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसकी सारी बॉडी पार्ट्स फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। उसे देखकर ऑल माइट समझ जाता है कि उस मॉन्स्टर को डिजाइन ही उसे मारने के लिए किया गया है, जिसके अंदर कई सारे क्वर्क्स को डाला गया है। नोमो कुरुगिरी को बचाने के लिए बकुगो पर हमला कर देता है, पर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कोई भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी वो देखते हैं कि बकुगो उसके हमले से बच चुका था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि वो वहाँ कैसे आ गया। तब वो देखते हैं कि उसे ऑल माइट ने बचाया था। सभी स्टूडेंट्स ऑल माइट की मदद करना चाहते थे, पर ऑल माइट कहता है तुम सब पीछे रहो और देखो कि एक प्रो हीरो कैसे लड़ता है। अगर हमने आपकी मदद ना की होती तो आप मर चुके होते और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, पर अब मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। जिसके बाद ऑल माइट अपनी पूरी पावर का यूज करके उस नोमो से लड़ने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते ही जा रहे थे। उनके पंचेस की वजह से जो शॉक वेव्स बन रही थी, उनकी वजह से सारे स्टूडेंट्स और विलेंस पीछे जाने लगते हैं। वो शॉक वेव्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि कुरुगिरी भी उनके पास नहीं जा पाता। उन्हें लड़ते हुए देखकर इजुको नोटिस करता है कि घायल होने के बावजूद भी ऑल माइट के सारे पंचेस उसके 100% से कहीं ज्यादा थे। और जब ऑल माइट अपने लिमिट्स को तोड़ता हुआ उसे पंच करता है, वो नोमो बिल्डिंग की छत को तोड़ता हुआ वहाँ से उड़ता हुआ बाहर चला जाता है। और हम देखते हैं कि वो नोमो आसमान में जाकर टीम रॉकेट की तरह टिमटिमाता तारा बन जाता है। वहीं वो पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उस पूरे एरिया में भूकंप सा आ जाता है और सभी स्टूडेंट्स सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। और जो स्टूडेंट्स उसके पास थे वो रियलाइज करते हैं कि ऑल माइट नंबर 1 हीरो क्यों है। वहीं ऑल माइट कहता है अपने प्राइम में मैं उस नोमो को सिर्फ 5 पंचेस में हरा देता, और आज मुझे 300 से भी ज्यादा पंचेस मारने पड़े। अब मैं ज्यादा देर तक अपनी फॉर्म को मेंटेन नहीं कर सकता, तो मैं जल्दी से बाकी के विलेंस को भी खत्म करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ उस विलेन ने डेंकी को पकड़ लिया था। इजुको देखता है कि ऑल माइट वापस से अपने असली फॉर्म में आ रहा है, और ऑल माइट भी जानता है कि अगर वो उस पर हमला करने आए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस बात को वो विलेंस भी सेंस कर लेते हैं और ऑल माइट पर हमला करने जाते हैं। तभी विलेंस भी उठ खड़े होते हैं और सारे स्टूडेंट्स उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब शिगाराकी ऑल माइट के ऊपर हमला करने जाता है, इजुको अपनी पावर्स का यूज करके उसे बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, पर कुरुगिरी के पोर्टल की वजह से शिगाराकी उसे छूने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक से एक गोली उसके हाथ में लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे प्रो हीरोज आ चुके हैं। वो हीरो अपनी गोलियों से डेंकी को भी बचा लेता है, जिसके बाद सारे प्रो हीरोज उन विलेंस को ठिकाने लगाने लगते हैं। और जब वो शिगाराकी को शूट करने जाता है, कुरुगिरी उसे बचा लेता है। 13 उससे फिर से खींचने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कुरुगिरी अपनी पावर्स का यूज करके शिगाराकी के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सारे विलेन सब हार चुके हैं। वहीं इजुको दुखी था क्योंकि वो ऑल माइट की मदद नहीं कर पाया, पर ऑल माइट कहता है कि उसने आज उसे 2 बार बचाया है।
तभी उसकी तरफ किरिशिमा आने लगता है। ये देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं क्योंकि वो फिर ऑल माइट को उसकी असली फॉर्म में देख लेगा। लेकिन तभी एक टीचर अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ मिट्टी से दीवार खड़ी कर देता है और किरिशिमा से कहता है कि वो बाकी स्टूडेंट्स की मदद करे। दूसरी तरफ एक इन्वेस्टिगेटर देखता है कि लगभग सारे स्टूडेंट्स सही सलामत हैं, सिर्फ एक लड़के को छोड़कर जिसकी टांगे टूट रखी हैं। तभी टोरू उजिरो से बोलती है कि उसे नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि वो अकेला ही अब तक उन विलेन से लड़ रहा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं अकेला ही अकेला हूँ। मैं तो बस मार मार के भागता रहा, इसलिए सरवाइव कर पाया। वैसे तुम कहाँ थी? मैं लैंडस्लाइड जोन में थी। तुम यकीन नहीं करोगे कि शोटो कितना ज्यादा ताकतवर है। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो वहाँ है। आगे वो उन्हें बताता है कि एजावा के दोनों हाथ चोटिल हो चुके हैं और चेहरे पर भी काफी चोट लगी है, पर वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे और साथ ही ऑल माइट और 13 भी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि पुलिस ने नोमू को पकड़ लिया था, जो कि अभी भी बिल्कुल सही सलामत दिख रहा था। जिसके बाद वो डिटेक्टिव ऑल माइट और इजुको के पास जाता है, जिन्हें वो बताता है कि सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स ठीक हैं। आगे ऑल माइट का टीचर उसका भेजा हुआ लेटर पढ़ रहा था। वहीं लीग ऑफ विलेंस के अटैक के बाद स्कूल को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है और जब स्कूल वापस से खुलता है, क्लास 1A के स्टूडेंट्स उसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे। सभी को लगता है कि उनका टीचर कोई और होने वाला है क्योंकि एजावा तो अभी भी टूटी फूटी हालत में हॉस्पिटल में ही होगा। लेकिन तभी वो देखते हैं कि मम्मी बनकर वहाँ एजावा पहुँच रखा है, जो उन्हें बताता है कि जल्द ही यूए स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू होने वाला है। स्टूडेंट्स उससे पूछते हैं कि लीग ऑफ विलेंस के खतरे के बावजूद भी ऐसा होने वाला है, तो एजावा कहता है कि यूए का स्पोर्ट्स फेस्टिवल जापान का सबसे बड़ा इवेंट है, तो वो इसे ऐसे ही नहीं रोक सकते। इस फेस्टिवल को कई प्रो हीरोज भी देखते हैं, तो अगर वो प्रो एजेंसी को ज्वाइन करके अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते हैं तो ये उनका बेस्ट मौका होगा। और क्योंकि उराराका पैसों के लिए हीरो बनना चाहती थी, तो वो इस इवेंट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जो देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर ऑल माइट आ जाता है और मिडोरिया को लंच के लिए बुलाता है। सभी को लगता है कि क्योंकि इजुको ने उसकी मदद की थी और साथ ही उन दोनों के क्वर्क्स लगभग एक ही जैसे हैं, इसलिए ऑल माइट का इजुको फेवरेट बन चुका है। ऑल माइट उसे बताता है कि बार बार लिमिट को पुश करने की वजह से वो सिर्फ 50 मिनट तक ही इस फॉर्म को मेंटेन कर सकता है। ये सुन के इजुको उससे माफी मांगता है, पर ऑल माइट हंसते हुए कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है और अब उन्हें स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर फोकस करना होगा और यहाँ पर उसे पूरी दुनिया को दिखाना है कि अगला सिंबल ऑफ पीस आ चुका है। आगे हम देखते हैं कि क्लास 1A को बाकी के स्टूडेंट्स ने बाहर से घेर रखा था। उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ सब चल क्या रहा है। ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल से पहले हमें देखने आए हैं क्योंकि हम इकलौते स्टूडेंट्स हैं जो असली विलन से लड़ चुके हैं। मैं पहले ही तुम्हें बता दूं, इन सब का कोई फायदा नहीं है। मेरे रास्ते से दूर हो जाओ। बकुगो, तुम ऐसे लोगों को कुछ नहीं बोल सकते यार। तभी वहाँ पर हिटोशी शिंसो नाम का स्टूडेंट आता है। हम तो बस ये देखने आए थे कि एक A के स्टूडेंट्स कैसे हैं, पर तुम तो काफी घमंडी निकले। क्या सारी क्लास ऐसी ही है? यूए स्पोर्ट्स फेस्टिवल सभी कोर्स वाले बच्चों को मौका देती है कि वे हीरो कोर्स को ज्वाइन कर सकें और जिनका रिजल्ट खराब होगा उन्हें हीरो कोर्स से निकाला भी जा सकता है। तभी क्लास B का एक और हीरो आकर उनसे लड़ने लगता है, जिसका नाम है तेत्सु। आगे हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए सभी स्टूडेंट्स अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल बिगिंस। स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दिन आ जाता है, जिसे कवर करने के लिए मीडिया भी पहुंच रखी थी और साथ ही वहाँ हीरोज भी घूम रहे हैं। दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स अपने वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे थे, जहाँ टोदोरोकी इजुको के पास जाता है। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, पर ऑल माइट की नजरें तुम पर ही होंगी। मुझे यकीन है कि मैं आसानी से तुम्हें धूल चटा सकता हूँ। टोदोरोकी, तू उससे लड़ क्यों रहा है? हम सब तो एक ही क्लास में हैं। मैं यहाँ पर कोई दोस्त बनाने नहीं आया हूँ। तो क्लास का हो या बाहर का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन जितना तुम्हें लगता है सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला। इसके बाद हम स्पोर्ट्स फेस्टिवल का स्टेडियम देखते हैं, जो खचाखच भरा हुआ है और इस इवेंट का अनाउंसर है प्रेजेंट माइक, जहाँ पर ऑल माइट जैसे हीरोज की एक अलग ही सीट लगी हुई है। इसके बाद क्लास 1A के स्टूडेंट्स को बाहर बुलाया जाता है। वहीं इतनी सारी जनता को देखकर इजुको नर्वस हो जाता है। इसके बाद हीरोज कोर्स की एक भी क्लास को बुलाया जाता है। फिर जनरल स्टडीज, सपोर्ट कोर्स और बिजनेस स्टडीज से भी स्टूडेंट्स को बाहर बुलाया जाता है। जब फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट्स बाहर आ जाते हैं, मिडनाइट प्लेयर प्लेज लेने के लिए बकुगो को स्टेज पर बुलाती है। मैं प्लेज करता हूँ, मैं नंबर 1 बनूंगा। नोब्स, मुझे पता था यही करने वाला है। ये तुम लोग थोड़े ढंग के एनिमीज बनो ताकि तुम्हें कुचलने में मजा आए। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? आगे मिडनाइट अनाउंस करती है कि सबसे पहले क्वालिफायर गेम होने वाला है, जो कि ऑब्स्टिकल रेस है।
इसमें फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट्स पार्ट लेंगे और जब तक कि वो कोर्स के बाहर नहीं जाते वो जो चाहे कर सकते हैं। जिसके बाद रेस को शुरू कर दिया जाता है। गेट के बाहर जाने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर भगदड़ मच जाती है। टोडोरोकी सभी के पैरों को जमा देता है और सबसे आगे निकल जाता है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से आगे नहीं जाने दूंगा। उन तीनों के अलावा और भी कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने पैरों को जमने से बचा लिया था। इजुको और मिनेटा। कुछ स्टूडेंट्स अपने क्वर्क का यूज करके बाकी स्टूडेंट्स से एडवांटेज ले रहे थे। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बच्चों ने इसे डॉज कर लिया। तभी मिनेटा अपने बॉल्स पर फुदकता हुआ टोडोरोकी के पास पहुंच जाता है। मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। लेकिन तभी एक रोबोट आकर मिनेटा को धक्का मारता है। प्रेजेंट माइक अनाउंस करता है, इनकी रेस का पहला ऑब्स्टिकल सामने आ चुका है। तुम सबको इससे बेहतर प्रिपेयर करना चाहिए था। टोडोरोकी अपने बर्फ के अटैक से सभी रोबोट्स को जमा देता है और वहां से निकल जाता है, जिसकी वजह से वो टूट भी जाते हैं। टोडोरोकी के आगे निकल जाने पर बाकी स्टूडेंट्स उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, पर उनके सामने और भी ज्यादा रोबोट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के बीच इजुको भी था, जो कि थोड़ा घबराया हुआ था। ये सारी चीजें इजुको की मॉम टीवी पर देख रही थी और वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, भागो बेटा, उन रोबोट से दूर भाग जाओ। दूसरी तरफ इजुको रोबोट से बचकर आगे बढ़ने का प्लान बना रहा था, पर उसका शरीर डर के मारे जम जाता है। पर फिर भी इजुको रोबोट्स के सामने डटकर खड़ा हो जाता है और खुद से कहता है, अब जो भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर आपने इस कमाल की स्टोरी को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि ये कहानी आपको पसंद आई। इस कहानी के आगे के पार्ट्स में एक्शन और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो बने रहिए एनिमे नाइट्स एक्सप्लेन्स चैनल के साथ। मिलते हैं इस कमाल की कहानी के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि इस चैनल पर कुछ ही समय बाद आएगा। और हाँ, इसका नया पार्ट आप तक जल्दी पहुँचे इसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाना, क्योंकि इससे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी।